हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टिंकू जैन है। मैं टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेस से आपके बीच सॉलिड स्टेट क्लास 12 सॉलिड स्टेट की लास्ट वीडियो लेकर आया था। उसमें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, साथ ही क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण होता है, जिसमें 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस बताए थे टेबल के माध्यम से। एक आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा आणविक ठोस। तो ये जो ठोस होते हैं चारों प्रकार के, और ठोसों का ये जो कंप्लीट वर्गीकरण है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आ जाए हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उनमें पहला ठोस जो होता है, उसमें एक ये होता है कार्बोरेंडम किस प्रकार का ठोस है। कार्बोरेंडम किस प्रकार का ठोस है, एक क्वेश्चन ये वन लाइनर है। कार्बोरेंडम किस प्रकार का ठोस होता है, तो मैंने आपको बताया कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड का ही दूसरा नाम होता है। और कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड की विशाल बड़ी संरचना। कार्बोरेंडम किस प्रकार का ठोस है, सहसंयोजक ठोस। टेबल के माध्यम से आपको बताया कि कार्बोरेंडम जो होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है। तो एक क्वेश्चन आप ये नोट कर सकते हो, कार्बोरेंडम जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो किस प्रकार का ठोस होता है। तो अपन आंसर देंगे इसमें सहसंयोजक ठोस। दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आता रहता है। ये क्वेश्चन दूसरा आया हुआ भी है। निम्न ताप पर, निम्न का मतलब कम से कम ताप पर H2 हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, किस प्रकार का ठोस है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है, निम्न ताप पर H2 किस प्रकार का ठोस है। क्योंकि H2 जो होते हैं, इनमें दोनों हाइड्रोजनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, जो बंद होता है वो अध्रुवीय प्रकार का होता है, इसलिए किस प्रकार के ठोस हो जाएंगे। कल लास्ट वीडियो में बताया उदाहरण में, टेबल में, अध्रुवीय आणविक ठोस। आणविक ठोस तो है, लेकिन आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो निम्न ताप पर H2 जो होता है वो किस प्रकार का ठोस होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। आपको टेबल में बताया था H2, I2, Cl2, आर्गन, ये अक्रिय गैस CCl4, ये निम्न ताप पर सभी कैसे ठोसों के उदाहरण है, अध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण है। तो दूसरी लाइन आप ये भी नोट कर सकते हो, निम्न ताप पर H2 किस प्रकार का ठोस है। सामने आंसर नोट कर लेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अलावा तीसरा, जो चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में सर्वाधिक गलनांक ताप किस प्रकार के ठोस का होता है। सर्वाधिक गलनांक ताप, सर्वाधिक गलनांक ताप किस प्रकार के ठोस का होता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। आप ध्यान करो, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया कि सहसंयोजक नेटवर्क ठोसों की विशाल या बड़ी संरचना होती है, और उनमें आकर्षण बल अधिक होने के कारण उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताप लगाना पड़ता है। अतः सहसंयोजक ठोसों के गलनांक ताप का मान अत्यधिक उच्च होता है। तो चारों प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें सर्वाधिक गलनांक, क्वेश्चन इस तरह लिख सकते हैं वन लाइनर, सर्वाधिक गलनांक ताप क्रिस्टलीय ठोसों में किस प्रकार के ठोस का होता है। तो उत्तर लग जाएगा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं उनका सर्वाधिक गलनांक ताप होता है चारों प्रकार के ठोसों में। इसके अलावा एक वन लाइनर क्वेश्चन ये भी होता है कि चारों प्रकार के जो ठोस होते हैं उनमें सबसे कम गलनांक ताप किसका होता है। न्यूनतम बोले या कम बोले एक ही बात है, कम गलनांक किसका होता है। चार कौन कौन से, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कम गलनांक ताप होता है आणविक ठोस का, क्योंकि मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि आणविक जो ठोस होते हैं, आणविक जो ठोस होते हैं वो आणविक ठोस
कम गलनांक वाले होते हैं उसका कारण है कि आणविक ठोस के जो कण होते हैं उनमें दुर्बल प्रकृति का भौतिक बल या वैन-डर-वाल्स बल या परिक्षेपण बल लगता है। तो एक कमजोर प्रकृति का बल है, इसे तोड़ने के लिए कम ताप लगाना पड़ता है, अतः इनके गलनांक ताप का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इनमें सबसे कम चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में सबसे कम जो गलनांक ताप होता है वो आणविक ठोस का होता है। लेकिन आणविक ठोस भी तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन आबंधित। तो यदि इन तीनों में भी अंतर पूछता है कि इन तीनों में अंतर सबसे कम किसका होता है, तो उत्तर लग जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस तो है चारों में, उसमें भी आणविक भी तीन प्रकार का, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। तो इसमें सबसे कम जो होता है, अत्यंत निम्न जो होता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक ताप होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी अपन को थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता है, और उसमें ये कि जो बर्फ होती है, मैंने कल आपको टेबल में बताया, ये जो बर्फ होती है वो कौन से ठोस का उदाहरण है, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण होती है बर्फ। और इसकी जब विद्युत चालकता की बात की, आप टेबल देख सकते हो लास्ट वीडियो में, तो बर्फ की जो विद्युत चालकता होती है, तो अपन ने इसको बर्फ को विद्युत का कैसा बताया, कुचालक। तो बर्फ जो होती है ठोस रूप में रहती है, कठोर होती है, और विद्युत की कैसी होती है, कुचालक होती है। लेकिन यदि वास्तविकता में यदि अपन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ये भ्रम रहता है कि बर्फ विद्युत की कुचालक कैसे होती है। यदि एक बर्फ की पूरी सिल्ली है और उसमें यदि एक सिरे पर अपन करंट लगाते हैं और दूसरे सिरे पर हाथ रखते हैं, तो क्या करंट आएगा, यदि करंट आता है तो विद्युत की कैसी हुई, सुचालक, और यदि करंट नहीं आता है तो विद्युत की कैसी होगी, कुचालक। तो यदि वास्तविकता में अपन बर्फ की जो सिल्ली होती है, पूरा बड़ा जो भाग होता है, उसमें एक तरफ करंट छोड़ दें तो दूसरी तरफ हाथ लगाने पर करंट आएगा, और करंट आने के बाद भी ये कंफ्यूजन बना रहता है कि फिर ये विद्युत की कुचालक कैसे प्रदर्शित करती है। यदि करंट आता है तो विद्युत की सुचालक होती है, उसका कारण है कि बर्फ जो होती है उसमें H2O जल के जो अणु होते हैं, और जल के कौन से अणु, द्रव रूप वाले, द्रव जल के जो अणु होते हैं वो सभी अणु किस रूप में मौजूद रहते हैं, ठोस अवस्था के रूप में मौजूद होने चाहिए। तो बर्फ की जो पूरी जो बड़ा भाग होता है बर्फ का, पूरी जो सिल्ली होती है बर्फ की, उसमें सब जितने भी जल के, द्रव जल के जितने भी अणु हैं वो सभी ठोस अवस्था में हैं, तभी वो स्थिति पूर्ण रूप से क्या कहलाएगी, बर्फ। और उस स्थिति में विद्युत की कैसी बन जाती है, कुचालक। लेकिन वास्तविकता ये कि जब अपन बर्फ की जो सिल्ली होती है उसमें एक सिरे पर करंट लगाते हैं, दूसरे सिरे पर हाथ लगाते हैं, तो हाथ गीला हो जाता है, उसमें जल लग जाता है। इसका मतलब बर्फ की जो सतह होती है उसमें बाह्य ताप को पाकर द्रव जल के जो कण हैं, जो ठोस रूप में थे पहले, वो द्रव रूप में आ जाते हैं सतह पर, और द्रव रूप में ही आते ही उसमें करंट प्रवाहित होने लग जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यदि बर्फ है और सभी जल के अणु ठोस रूप में मौजूद हैं तो 100% विद्युत की कैसी होगी, कुचालक होगी। लेकिन अपन जो बर्फ जो अपन देखते हैं वो पिघली हुई रहती है, ऊपर सिरों पर से हाथ लगाते हैं तो पानी आ जाएगा, हाथ में गीला हो जाएगा, इसका मतलब वहां जल लिक्विड रूप में भी रहता है सतह पर ताप को पाकर, और लिक्विड होने के कारण वहां पर करंट आता है। तो अपन इसको सुचालक नहीं कहेंगे। वास्तविकता में यदि बर्फ में द्रव जल के सभी कण ठोस अवस्था में हैं तो विद्युत की कैसी होगी, 100% कुचालक होती है। इसलिए ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने किस तरह बताया, ये विद्युत की क्यों कुचालक होती है। तो एक बर्फ जो होती है हाइड्रोजन आबंधित ठोस के उदाहरण के रूप में, और ये विद्युत की कैसी होती है, कुचालक होती है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, वन लाइनर। नंबर 1 पहला क्वेश्चन आप पहले नोट करा दिया, निम्न ताप पर H2 किस प्रकार का ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस। सर्वाधिक गलनांक, चारों प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, सहसंयोजक ठोस का। चारों प्रकार के ठोसों में सबसे न्यूनतम गलनांक किसका होता है, आणविक ठोस का। और आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है,
तो उसके अंदर भी पूछता है, तो कौन से आणविक ठोस का न्यूनतम होता है, कम होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस का होता है। एक बर्फ जो होती है ये किस प्रकार का ठोस है, तो उत्तर लग जाएगा हाइड्रोजन आमंत्रित आणविक ठोस। और बर्फ विद्युत की कैसी होती है, कुचालक। अब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, आप गलती से कहीं बर्फ को विद्युत की सुचालक नहीं लिखेंगे, क्योंकि बर्फ जो होती है उसमें द्रव जल के सारे कण यदि सतह पर ठोस रूप में उपस्थित हैं तो विद्युत की कैसी होती है, कुचालक। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत बाह्य ताप मिलता है, बर्फ को जब अपन रखते हैं तो वो द्रव रूप में आ जाते हैं, जो जल के कण होते हैं, इसीलिए वहां पर करंट महसूस होती है। तो ये जो बर्फ होती है, एक और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध जो होता है वो 11वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन जो बंध होता है दो समान अथवा असमान उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, तो ज्यादातर उच्च विद्युत ऋणी में इन तीन को मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन भी इनके साथ में हो सकती है। तो ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है 4.0 या 4, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3.5। तो ये चार जो परमाणु होते हैं मुख्यतः ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु माने जाते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी, फ्लोरीन की। और 11वीं क्लास में ही वहां दिया हुआ पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणता किसकी होती है, तो उत्तर आ जाएगा सीजियम की। सीजियम जो धातु होती है इसकी सबसे कम विद्युत ऋणता होती है, और उसकी वैल्यू भी यदि आपसे कोई पूछे तो कितना बताएंगे, 0.7। तो सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला सीजियम होता है 0.7 बोल सकते हैं, और सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला क्या होता है, फ्लोरीन होता है, 4.0 होती है। तो ये चार परमाणु जो होते हैं ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु माने जाते हैं, और इन चारों उच्च विद्युत ऋणी या तो दो एक जैसे हो समान, या एक क्लोरीन हो, एक फ्लोरीन या ऑक्सीजन हो, या दोनों ऑक्सीजन हो, या दोनों नाइट्रोजन हो, दोनों क्लोरीन हो। तो दो समान अथवा असमान उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में विद्युत धनी हाइड्रोजन आने से उनके अणुओं के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो हाइड्रोजन आबंध जो ठोस होते हैं उनमें हाइड्रोजन बंध 11th में डिटेल में अपन ने पढ़ा हुआ है। जो केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है 11वीं क्लास में, रासायनिक आबंधन, उसमें लास्ट में दिया हुआ है हाइड्रोजन आबंधन, और उसमें वो दो प्रकार का भी होता है, आगे उसके भी अंदर भाग होते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, वो हाइड्रोजन बंध की डिटेल। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो आबंधित आणविक ठोस होते हैं इनमें बर्फ जो होती है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बर्फ जो होती है, बर्फ, तो बर्फ की जो संरचना होती है उसमें जल के एक अणु, जल का एक अणु, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न आता रहता है कंपटीशन के अंदर, कि बर्फ की संरचना में जल का जो एक अणु होता है H2 वो अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है, अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है, कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है, तो उत्तर लग जाएगा 4। जल का एक अणु बर्फ की संरचना में अधिकतम मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बंध निर्मित कर सकता है, तो उत्तर देंगे 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। वो बर्फ की संरचना 11th में दी हुई है, तो वहां 11th का टॉपिक है, इसलिए इस पर ज्यादा डिटेल में, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन बंध चूंकि बर्फ में पाया जाता है, तो बर्फ की संरचना में ये वन लाइनर केवल ध्यान रखेंगे कि बर्फ की संरचना में जल के जो एक अणु होता है उसमें अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकता है। तो ये बर्फ की जो संरचना होती है उसमें जल का जो एक अणु होता है वो अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा एक इस तरह से प्रश्न आता है, एक ठोस जिसका गलनांक अत्यधिक उच्च तथा ठोस तथा विलयन अवस्था में विद्युत रोधी है,
विद्युत रोधी का मतलब है कुचालक। एक ठोस जिसका गलनांक अत्यधिक उच्च तथा ठोस तथा विलयन में विद्युत रोधी है, वह किस प्रकार का ठोस है? तो क्या नाम हो जाएगा उत्तर में? सह संयोजक ठोस। आप ध्यान करो, कल जो लास्ट वीडियो थी उसकी टेबल में आपको बताया कि जो सह संयोजक ठोस होते हैं, एक तो इनका गलनांक क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है, साथ ही साथ ठोस और विलयन दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत के कैसे होते हैं? विद्युत रोधी या विद्युत के कुचालक होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सह संयोजक ठोस। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछता रहता है, बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है, मैं बोल के बता रहा हूं। एक ठोस जो कि कठोर होता है, ठोस कठोर होता है, तन्य होता है, तन्यता एक गुणधर्म होता है, धातुओं के अंदर पाया जाता है फिजिक्स में, और आघात वर्धनीयता वाला गुणधर्म रखता है। आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध होता है। तो तन्यता और आघात वर्धनीयता फिजिक्स के अंदर गुणधर्म होते हैं। तो एक ठोस कठोर है, तन्यता है और आघात वर्धनीयता वाला गुणधर्म रखता है, यह किस प्रकार का ठोस है? तो उत्तर लग जाएगा धात्विक ठोस। ये जो धात्विक ठोस होते हैं, चूंकि धातुओं में तन्यता, धातुओं में ही फिजिक्स के अंदर तन्यता और आघात वर्धनीयता वाला गुणधर्म पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है जो जोर से जब अपन देते हैं तो तन्न की आवाज आती है, जोर से देने पर उसमें तन्यता या कंपन होने लग जाता है। आघात वर्धनीयता पीटने को कहते हैं। फिजिक्स के अंदर तन्यता और आघात वर्धनीयता दोनों गुणधर्म होते हैं। अपन ठोस जो होता है वो ऐसा है, क्वेश्चन ये, एक ठोस जो कठोर है, तन्यता वाला गुणधर्म या तन्य भी बोल सकते हैं, और आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध गुणधर्म रखता है। ठोस का नाम लिखो तो उत्तर क्या लिख देंगे? यहाँ पर धात्विक ठोस के रूप में उत्तर लिख देंगे। ये क्वेश्चन इस तरह आता है, जो ठोसों के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके जो उदाहरण अपन ने पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के जो उदाहरण पढ़े उनसे आता है कि जिंक सल्फाइड जो ठोस होता है, यह किस प्रकार का ठोस है? तो इसमें उत्तर लग जाएगा आयनिक ठोस। ये आपको टेबल के माध्यम से बता भी रखा है। आयनिक ठोस, जिंक सल्फाइड जो होता है वो किस प्रकार का ठोस होता है? आयनिक ठोस होता है। अच्छा, एक चीज और अपन ध्यान में रखेंगे, ये जो जिंक सल्फाइड होता है, हालांकि वो आगे आ जाएगी, वो समन्वय संख्या का अनुपात 4:4 के रूप में प्रदर्शित करता है। वो भी आगे जब क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, मात्रक कोष्ठ का, एकक कोष्ठ का या इकाई सेल की डिटेल पढ़ेंगे तब वहां पर ये क्रिस्टलों के नाम आ जाएंगे कि किस क्रिस्टल के अंदर समन्वय संख्या का मान कितना होता है। तो आगे की वीडियोज में उसको अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जिंक सल्फाइड, जिसका दूसरा नाम और होता है स्फेलेराइड संरचना, लास्ट वीडियो में बताया था जिंक सल्फाइड का नाम क्या होता है? स्फेलेराइड संरचना। तो स्फेलेराइड ये जो संरचना होती है, इसमें जिंक सल्फाइड किस प्रकार का ठोस होता है? आयनिक ठोस होता है। इसके अलावा जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताया, उससे भी संबंधित एक दो क्वेश्चन अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसमें एक प्रश्न ये है, हमने आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसा गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? विषम दैशिकता का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। विषम दैशिक गुण क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तथा जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अंतर में आपको बता रखा है, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। समदैशिक गुण, वहां पर आपको केवल लाइन के रूप में बताया, ऐसे भौतिक गुण जिनका मान सभी दिशाओं में समान रहता हो समदैशिक गुणधर्म कहलाते हैं। और ऐसे भौतिक गुण जिनका मान सभी दिशाओं में विषम यानी भिन्न भिन्न अलग अलग रहता हो, ऐसे गुणधर्म विषम दैशिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो विषम दैशिक गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। वहां पर आपको बताया एक अपवाद है,
घनीय क्रिस्टल निकाय, घनीय क्रिस्टल निकाय को छोड़कर, घनीय क्रिस्टल निकाय, घनीय क्रिस्टल निकाय को छोड़कर बाकी जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सभी विषमदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं क्यों? आप क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं, नोट कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं क्यों? देखिए इसका क्या कारण है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। जनरली अपन जानते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी कैसी व्यवस्था नहीं होती, दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती। आपको अंतर में बताया लघु परासी व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की। लघु परासी व्यवस्था का क्या मतलब है, जो अवयवी कण होते हैं उनके जुड़ने का एक नियमित पैटर्न नहीं होता, नियमित पैटर्न नहीं। देखो हमने बताया आपको कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी लघु परासी व्यवस्था होती है, यानी अवयवी कणों का जुड़ने का एक नियमित पैटर्न नहीं होता, अवयवी कणों में अव्यवस्था पाई जाती है। अतः अवयवी कण सभी दिशाओं में फैले रहते हैं, अवयवी कण सभी दिशाओं में फैले रहते हैं या वितरित रहते हैं, अवयवी कण सभी दिशाओं में वितरित रहते हैं। तो अवयवी कण जब सभी दिशाओं में वितरित रहेंगे, जैसे एक अवयवी कण ये है, दूसरा ये, तीसरा, ऐसे अवयवी कण सभी दिशाओं में वितरित रहते हैं, बहुत सारी संख्या में, ये कुछ ही अवयवी कण बनाए हैं। तो ये जो अवयवी कण है जब ये सभी दिशाओं में फैले रहते हैं तो इन अवयवी कणों को, ये जो अवयवी कण होते हैं, आप एक्स दिशा ले लो, चाहे वाई दिशा ले लो, चाहे जेड दिशा ले लो, किसी भी दिशा में यदि अपन इनका अध्ययन करेंगे तो अवयवी कणों का अध्ययन करने पर भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होगा। अतः ऐसा गुणधर्म जिसका मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है, कौन सा गुणधर्म कहलाता है? समदैशिक गुणधर्म कहलाता है। अब ये गुण कौन कौन से होते हैं फिजिक्स में? भौतिक गुण, जैसे उदाहरण के लिए अपवर्तनांक, श्यानता, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, ये जो गुणधर्म होते हैं ये भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर अपन इस तरह नोट करेंगे, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक गुणधर्म पाया जाता है क्यों? उत्तर हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों की लघु परासी व्यवस्था होती है, जिसके कारण, मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण अवयवी कणों का जुड़ने का एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, साथ ही अवयवी कण सभी दिशाओं में वितरित रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। अतः सभी दिशाओं में उनका मान समान प्राप्त होता है और भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होने के कारण ये कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख सकते हो। अक्रिस्टलीय ठोसों की लघु परासी व्यवस्था होती है, जिसमें अवयवी कणों के जुड़ने का एक नियमित पैटर्न नहीं पाया जाता, जिससे अवयवी कण सभी दिशाओं में चारों ओर समान रूप से, अवयवी कण सभी दिशाओं में चारों ओर समान रूप से वितरित या फैले रहते हैं। अतः भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में ज्ञात करने पर समान प्राप्त होता है। अतः भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में ज्ञात करने पर समान प्राप्त होता है, जिससे ये समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जिससे ये समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अवयवी कण होते हैं इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है, जुड़ने का निश्चित पैटर्न नहीं होता, चारों ओर फैले हुए रहते हैं, सभी दिशाओं में वितरित रहते हैं। अतः भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में नोट करने पर, ज्ञात करने पर लगभग समान प्राप्त होता है और ये समदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये कि भाई ये समदैशिक गुणधर्म क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मेन उत्तर लगेगा लघु परासी व्यवस्था, कणों का नियमित पैटर्न नहीं,
अवयवी कणों का सभी दिशाओं में जो वितरण होता है वो समान रूप से हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में टोटल जो अंतर बताए और क्रिस्टलीय ठोसों के भी जो 4 प्रकार बताए उनसे संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस थे। एग्जाम में जब क्वेश्चन सीधे वन लाइनर पूछता है तो वहां क्वेश्चन किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा जो चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेज है इसको आप जरूर लाइक करें, और ऐसे ही जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको नए नए वीडियो इसी क्रम में आगे लाते रहें। जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।